भूत और चुड़ैल की आम ट्रेन। मिर्जापुर एक्सप्रेस अपने मिर्जापुर प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई थी। वो एक ऐसी नई ट्रेन थी जो कि बाहर से बिल्कुल आम जैसी लग रही थी। आम के मौसम में वो ट्रेन आम की सप्लाई के लिए खास तौर पे बनाई गई थी। साथ ही उसमें आधे डिब्बे पैसेंजर्स के लिए आरक्षित थे। ये अब तक की एक अद्भुत ट्रेन थी। लोग इसमें बैठ जाते हैं और ट्रेन आगे के सफर के लिए निकल जाती है। उसी ट्रेन में मीना और पारस बैठकर खाना खा रहे थे कि तभी मीना कहती है, पारस जी, बैग में से आम भी निकाल लीजिए ना। आम की ट्रेन में बैठकर आम नहीं खाया तो क्या मजा। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये बोलकर पारस आम निकाल कर देता है, जिसके बाद दोनों मजे से आम खाने लगते हैं। वैसे पारस, इस आम ट्रेन के सफर में आपके साथ आम खाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा जी, इतना अच्छा लग रहा है तो लो, और मेरे हाथ से भी खाओ, तुम्हें और स्पेशल फील होगा। जैसे ही पारस मोना को आम खिलाता है तभी ट्रेन में आंधी के साथ बवंडर आता है, जिसमें एक चुड़ैल और भूत निकल कर कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस ट्रेन में आम खाने की। अब हम दोनों तुम्हें मार डालेंगे। चुड़ैल, बाबा भूत, ये यहाँ कैसे, क्यों मारना चाहते हो हमें। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो, बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। क्या बोला तूने? बेहतर होगा कि हम यहाँ से चले जाएं। जाने का समय तेरा आया है, पर क्यों? तुम दोनों इस आम ट्रेन में आए और तुमने आम खाया। आम खाने वालों से हम दोनों को सख्त नफरत है, इसलिए अब तुम्हें मरना होगा। बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे हम तुम दोनों को। चुड़ैल की ये बातें सुनकर वो गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है। वहीं आसपास की ट्रेन में बैठे लोग डरकर सहम जाते हैं। प्लीज हम दोनों को कुछ मत करो। अभी अभी हमारी शादी हुई है, हमने अभी अपनी जिंदगी जी भी नहीं है। हमें छोड़ दो, अरे हमें छोड़ दो। देखो, भूत कभी भगवान नहीं बन सकते, इसलिए हम तुम पर रहम भी कभी नहीं खा सकते। ये बोलकर चुड़ैल और भूत मिलकर उन दोनों को जान से मार डालते हैं और चाकू दिखाकर कहते हैं, तुम सब भी सुन लो, अगर तुम सब ने कोई चालाकी की या आम खाया तो तुम भी मारे जाओगे। समझ आई बात? चुड़ैल और भूत की बात सुनकर वहाँ मौजूद लोग इतने डर जाते हैं कि एक शब्द भी बोल नहीं पाते। आखिर ये चुड़ैल और भूत कौन थे और क्यों आम खाने पर इन्होंने एक निर्दोष नई नवेले जोड़े की जान ले ली? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम के 4 बजे मिर्जापुर एक्सप्रेस फिर रुकती है और चल पड़ती है। इस तरह वो दोनों कई लोगों को मार देते हैं। इतने में वहाँ कोई आम बेचने वाला आ जाता है। कुछ डरे हुए लोग तो आम नहीं लेते, लेकिन कुछ न्यू पैसेंजर्स उसमें जो आए थे वो कहते हैं, अरे भैया, ये ट्रेन में आम कब से बिकने लग गए? अरे मैडम, जब से ये आम ट्रेन लॉन्च हुई है तब से हमने आम बेचना शुरू कर दिया है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मुझे भी कुछ आम दे दो। इस आम ट्रेन में बैठकर आम खाने का लुत्फ उठाना चाहती हूँ। मरेंगे मरेंगे ये सब लोग, और ये आम बेचने वाला भी मरेगा। वो चुड़ैल और भूत किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो राजेश, हम इन्हें आम लेने से रोक देते हैं ना? अगर हम बीच में आए तो चुड़ैल और भूत हमें भी मार डालेंगे। राजेश इतना कहता है कि फिर से चुड़ैल और भूत का बवंडर आता है, जिसके बाद वो दोनों अपने जादू से सारे आमों को जलाकर राख कर देते हैं। ये देखकर राधिका कहती है, कौन है, किसने की ये बदतमीजी? कौन मुझे आम खाने से रोक रहा है? भूत, चुड़ैल, बचाओ बचाओ। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हें पता है ना, इस ट्रेन में आम लाना मना है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत ये बोलते ही उस आम बेचने वाले लड़के को बेरहमी से मार डालता है। ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। भला आम खाने से इतनी भी क्या दिक्कत हो सकती है कि तुम दोनों किसी की भी जान ले लो? क्यों सोचने वाली बात है ना। आम खाने से इतनी क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ था। हमने भी कोई ज्यादा बड़ा गुनाह नहीं किया था आम खाकर, लेकिन उसकी वजह से हमारी जान चली गई। भला ये कैसे हो सकता है? मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है। मैं और शेखर एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, पर गांव वालों को ये मंजूर नहीं था। इसीलिए रात के 2 बजे हम भाग गए। गांव का मुखिया भी मशाल लेकर पीछे पीछे आ गया था। तभी हम नए वाले स्टेशन चले गए, जहां आम की ट्रेन चलना स्टार्ट हुई थी।
साक्षी, चलो वो आ रही आम ट्रेन। आम की ट्रेन हाल ही में बनी थी। किसी दूसरे गांव से आम की बहुत सारी पेटियां केरला और दूर दूर के शहर जा रही थी। शुरू के डिब्बे लोगों के लिए और लास्ट के डिब्बे आम की पेटियों से भरे हुए थे। दोनों पर टिकट के पैसे नहीं थे, इसलिए वो बिना टिकट के ही डिब्बे में चढ़ गए और बोले, सुनिए, आप थोड़ी सी मदद कर दीजिए हमारी, हमें सीट देकर। और अगर कोई भी हमारे बारे में पूछे तो आप प्लीज बताना मत, क्योंकि कुछ लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। हाँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए। 2 टके की चोर जैसे लोग कुछ काम बिगाड़ कर ही तो आए होंगे, तभी तो लोग तुम्हारे पीछे पड़े और तुम पर पैसे भी नहीं है। हम तो तुम्हें सीट नहीं देंगे। हाँ, हम नहीं देंगे। बाद में टीटी आया तो वो तो हमसे अपने पैसे वसूल लेगा, क्योंकि हमने तुम्हारी मदद की। हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, चले जाओ यहाँ से। देखिए, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ, थोड़ा तो इंसानियत के नाते हमारी मदद कीजिए। दोनों उस ट्रेन में जाकर सभी लोगों से विनती करते हैं, यहाँ तक कि वो दूसरे डिब्बों में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी लोग उन्हें ठुकरा देते हैं। हार मानकर वो दोनों आम की पेटियों वाले कोच में आकर छिप जाते हैं। शेखर, हम ट्रेन में आ तो गए, पर क्या ये सही है? कहीं किसी ने हमें देख लिया तो इसकी सजा भी मिल सकती है। अरे जो होगा देखा जाएगा, तुम फिक्र मत करो। ट्रेन केरला रुक जाती है। इतने दिनों से भूखे होने के कारण वो दोनों आम की पेटियों को खोलकर उसमें से आम खा लेते हैं, जिसके बाद 3 पेटी का आम यूं ही खत्म हो जाता है। जब अधिकारी लोग आम की पेटियों को ट्रेन से बाहर निकालते हैं तो ये दोनों छिपे हुए मिलते हैं और कहते हैं, ये क्या तुमने लोगों के इतने सारे आम खा लिए? जानते भी हो क्या कीमत है नामों की? देखिए, हमें माफ कर दीजिए, हम बहुत बुरी स्थिति में थे, भूख लगी थी तो आम खा लिए। 2 दिन तक हम कर भी क्या सकते थे। जी, हमें माफ कर दीजिए, हम आपके आम की पेटियों के पैसे लौटा देंगे। तुम गरीब लोगों की फितरत हम अच्छे से जानते हैं, आम के लालच में आए होगे जरूर। ये बोलकर वो अधिकारी उन्हें ट्रेन से बाहर निकालने के लिए हाथ पकड़कर खींचते हैं कि तभी दोनों अपना बचाव करने के लिए उनसे थोड़ा हाथापाई करते हैं कि इतने में उन दोनों का सिर ट्रेन के डिब्बे से टकरा जाता है और उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। किसी ने हमें नहीं समझा, इसलिए हम भी आम खाने वाले इंसान को मारेंगे। देखो, एक आम खाने के चक्कर में तुम मासूम लोगों की जान नहीं ले सकती। हाँ, माना कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम बेकसूरों को मारो। तुम जानते हो तुम्हें मुक्ति इसीलिए नहीं मिली क्योंकि तुम दोनों की अकाल मौत हुई है। शायद तुम सही कह रही हो, हमने बहुत से मासूम लोगों की जान ली है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसीलिए अब हमें चलना चाहिए, हमने बहुत गलत किया है। हाँ, हमें अपनी गलती का पछतावा हो गया और हम आप सभी से माफी मांगते हैं। अब हमें जाना होगा। ये बोलकर वो दोनों हमेशा के लिए चले जाते हैं। वाटर पार्क वाली चुड़ैल। आशा, मीतू, शेफाली तीनों वाटर पार्क में आकर राइड्स लेना शुरू कर देते हैं। फिर वो ट्यूब पहनकर स्विमिंग पूल में मजे करते हैं। तभी आशा कहती है, ओ यार, कितना मजा आ रहा है, ठंडे पानी में तो बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही प्लान बनाया, अच्छा हुआ हम यहाँ पर आ गए। अरे चिंता मत करो, अभी शॉवर के नीचे डांस भी करेंगे। ये हिप हिप हुर्रे, ये हिप हिप हुर्रे, हिप हिप हुर्रे। तीनों स्विमिंग पूल में मजे कर रहे थे। इतने में आशा का पैर पानी में कोई जोर से खींचता है तो वो चिल्लाती है, आह, 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 आह। अरे आशा, क्या हुआ? तुम इतनी चीख क्यों रही हो? वो मुझे लगा जैसे किसी ने अभी अभी मेरे पैरों को छुआ। पागल, धोखा हो गया होगा तुझे। इसमें किसी का पैर टच हो गया होगा पानी के अंदर, इसीलिए तुझे ऐसा लगा होगा। तीनों स्विमिंग पूल में फिर से मजे करते हैं। कोई इधर जा रहा था, कोई उधर। कभी शेफाली उस पर पानी डाल रही थी तो कभी आशा मीतू पर। इतने में पानी के नीचे डरावना हाथ आशा का पैर पकड़ता है और उसे पानी में अंदर की तरफ खींच लेता है। उसके दोनों दोस्त उससे बेखबर होते हैं। वो अपनी धुन में थे। वहीं पानी के अंदर ज्यादा देर रहने से आशा मर चुकी थी। तभी शेफाली कहती है, अरे मीतू, आशा कहाँ गई? वो कहीं दिख नहीं रही बहुत देर से। अरे हाँ, मैंने भी उसे बहुत देर से नहीं देखा। कहाँ जा सकती है? कुछ देर पहले हमसे बात तो कर रही थी। चलो ढूंढते हैं उसे। वो पूल से निकल रहे होते हैं कि एक लड़की जोर से डरकर चिल्लाते हुए कहती है, बचाओ, कोई बचाओ। वो। अरे शेफाली, उधर देख, एक लड़की चिल्ला रही है। उसके पास चलते हैं, पता नहीं क्या हुआ। हाँ, चलो। क्या हुआ?
सब ठीक तो है? जैसे वो लड़की अपने हाथ से एक और इशारा करती है तो मीतू देखती है कि स्विमिंग पूल में आशा की लाश पानी में तैर रही है। वहाँ के सभी लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। आशा, तुझे ये क्या हो गया? क्यों चली गई तू हमें छोड़ के? आशा को क्या हुआ? उसकी मौत ऐसे कैसे हो सकती है? दोनों आशा की मौत से बहुत गहरे सदमे में थे। ऐसे ही 2 हफ्ते बाद उसी वाटर पार्क में एक लड़का और लड़की की मौत हो जाती है। उनके हाथ को मानो जैसे कि भूखे जानवर ने बड़ी बेरहमी के साथ चबाया हो। मौत का सिलसिला यूं ही थमता नहीं है। कश्मीरा अपने पति नितिन के साथ वाटर स्लाइड करके पानी में गिरती है। तभी उसका पति कहता है, अरे कश्मीरा कहाँ हो? अरे चलो बाहर आओ, मुझे पता है तुम मुझे डराना चाहती हो, लेकिन मैं तो डरूंगा ही नहीं। जल्दी आओ बाहर, वरना मैं पानी के अंदर आ जाऊंगा। जहां नितिन अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, वहीं पानी के अंदर चुड़ैल कश्मीरा को कहती है, आखिर मेरा एक शिकार और आ ही गया। अब तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तेरा पति तुझे ढूंढता रह जाएगा। छोड़ो मेरा गला, छोड़ो मुझे। क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? जाने दो, मेरे पति मुझे बुला रहे हैं। इस वाटर पार्क में आने वाले हर शख्स को मैं मार डालती हूँ, तो तू कैसे उम्मीद कर सकती है कि मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगी? जाने दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतने में वो चुड़ैल कश्मीरा की जान ले लेती है और उसे भी मार डालती है। फिर पानी से बाहर आकर नितिन का गला पकड़कर कहती है, अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है ना तू? आजा, मैं तुझे उसी के पास लेकर चलती हूँ। चुड़ैल ऐसा कहकर उसका गला पकड़कर दूसरे झूले की तरफ ले जाती है, जहाँ कश्मीरा की लाश पड़ी होती है, और वो कहती है, देख लिया ना तूने अपनी पत्नी को? अब मैं तुझे भी इसकी तरह मार डालूंगी, देखता जा। कश्मीरा, अरे कश्मीरा, ये क्या? कितनी खुश थी वो वाटर पार्क में आकर, और तुमने उसे मार डाला। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू मुझे मारेगा? एक चुड़ैल को? मौत तो तेरी आई है अब। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल नितिन को भी जान से मार डालती है। किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि वो पति पत्नी कहाँ गई। ऐसे ही रक्षाबंधन के मौके पर एक भाई अपनी बहन को वाटर पार्क लेकर आता है। दोनों बहुत ही मजे से राइड लेते हैं, खाना खाते हैं, गेम खेलते हैं। तभी वो एक बड़े से झूले के पाइप से आ रही थी कि चुड़ैल उसे पकड़ लेती है। मार डालूंगी, तुझे भी मार डालूंगी। अब तू भी मरेगी जैसे बाकी लोग मरे हैं। पर मैंने क्या किया है? छोड़ दो मुझे, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मेरा हाथ छोड़ो। भैया, रणवीर भैया, मुझे बचाइए भैया, मेरे भाई के पास जाने दो मुझे। नहीं, अब तो तुझे मरना ही होगा। चुड़ैल ऐसा बोलकर रीना के बाल पकड़कर उसे पानी में बार बार डुबोती है। तभी उसका भाई रणवीर आकर कहता है, चुड़ैल, इसकी इतनी हिम्मत? छोड़ मेरी बहन को। काली चुड़ैल, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तुझे जो करना है कर ले। तेरी बहन भी मर जाएगी और तू भी मरेगा। मैं जानता हूँ इस वाटर पार्क में जितनी भी मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदार तुम हो, वाटर पार्क वाली चुड़ैल। पर तुम ये सब क्यों कर रही हो? जरूर इसके पीछे कोई गहरी बात है। हाँ है, इन सब के पीछे वजह है। 4 महीने पहले मेरे पति पार्थ मुझे इस वाटर पार्क में लेकर आए थे। मैं यहाँ बहुत खुश हुई थी, लेकिन मुझे वाटर राइड से डर लगता था। उनके साथ मैंने बहुत वाटर राइड्स ली, लेकिन फिर एक बार वो मुझे स्विमिंग पूल की तरफ ले आए और बोले, अच्छा अब और करोगी? हमने इतने मजे भी कर लिए, अब तो अपना डर निकाल दो। नहीं नहीं पार्थ, मुझे डर लगता है। मैंने तुम्हारे साथ राइड कर ली, वो काफी है। अब मुझे नहीं जाना इसमें। नहीं नहीं शीना, जाना तो तुम्हें पड़ेगा। ये बोलते ही पार्थ उसे उठाकर पानी में पटक देता है, जिससे शीना उस समय पूल में डूब जाती है और अंदर की सतह उसके सिर पर लग जाती है, जिसकी वजह से पूरा स्विमिंग पूल लाल खून की तरह भर जाता है। पार्थ उसे जब तक हॉस्पिटल ले जाता है तब तक शीना मर चुकी थी। मैं जानती हूँ पार्थ ने जानबूझकर मेरे साथ वो सब किया। वो चाहता तो मुझे बचा सकता था। पता था उसको कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी उसने वही किया।
छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। तो तुम चाहती क्या हो? अपने पति को ही मारोगी ना? हाँ, मुझे वो चाहिए हर हाल में। जब तुम उसे लेकर आओगी तभी तुम्हारी बहन को छोड़ूंगी मैं। प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारे पति को तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। कहाँ मिलेगा मुझे वो बताओ। रणवीर की बात सुनकर चुड़ैल उसे अपने पति का एड्रेस बता देती है। रणवीर भागता हुआ पार्थ के पास पहुंच जाता है और वाटर पार्क ले आता है। तभी वो कहता है, शीना, शीना तुम चुड़ैल कैसे बन गई? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं पार्थ। तुमने मुझे धोखे से मारा है, जानबूझकर। नहीं शीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे साथ मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। मैंने जानबूझकर नहीं किया था, मैं तो बस तुम्हारा डर निकालना चाहता था। मेरा विश्वास करो। चुड़ैल रणवीर की बहन को छोड़ देती है और पार्थ का गला पकड़ लेती है। पार्थ उसे बहुत समझाता है। तभी चुड़ैल कहती है, विश्वास कर लूं तुम्हारा, जब तुमने मेरे साथ क्या किया। ये सब पता होने के बाद भी मुझे गिरा दिया, क्यों? मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं सच में ऐसा नहीं करना चाहता था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हें हॉस्पिटल भी लेकर गया, लेकिन जब तक तुम जा चुकी, प्लीज मेरा यकीन करो। चुड़ैल पार्थ की बात पर यकीन कर लेती है और उसे गले लगाकर वापस हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जिसके बाद से उस वाटर पार्क में कोई हादसा नहीं होता। एसी में कोई है। निवान, उठो उठो निवान। क्या हुआ? आधी रात के समय क्यों शोर मचा रही हो? निवान जल्दी उठो, देखो एसी के अंदर से धुआं निकल रहा है। निवान आंखें मलते हुए झट से उठ खड़ा होता है कि कमरे में फैला हुआ एसी का धुआं एकदम से गायब हो जाता है। और आहाना कहती है, इस एसी में कोई है जिसे मैं महसूस कर सकती हूँ, लेकिन देख नहीं सकती। एसी में कोई कैसे हो सकता है? ज्यादा मत सोचो और सो जाओ। निवान एसी की घटनाओं को तकनीकी खराबी का नाम देकर सो जाता है। अगली सुबह निवान रेडी होकर अपनी शॉप पर चला जाता है और आहाना घर में बिल्कुल अकेली हो जाती है। काम खत्म करके वो अपने कमरे में बैठकर कहती है, आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, एक काम करती हूँ, एसी ऑन कर लेती हूँ। फिर वो एसी ऑन करके आराम से बैठ जाती है। तभी एसी के अंदर से एक आवाज उसके कानों में पड़ती है जो कहती है, आहाना, आहाना। आवाज सुनकर आहाना एसी की तरफ खौफ भरी नजरों से देखते हुए कंपकपाती जुबान से कहती है, कौन है एसी के अंदर? आहाना के कहते ही एसी के अंदर से आ रही आवाज एकदम से बंद हो जाती है और एसी के अंदर से निकल रही गर्म भाप से कमरा पूरी तरह से भर जाता है। और आहाना कहती है, ये सब क्या हो रहा है? अचानक से एसी की ठंडी हवा ज्वालामुखी की धधकती लौ में कैसे बदल गई? मेरा पूरा शरीर जलने को हो रहा है। आहाना कंपकपाते हुए हाथों से फोन पर अपने पति निवान का नंबर डायल करके कॉल करके कहती है, हेलो निवान, तुम जल्दी से घर आ जाओ। इस एसी में कोई है जो मुझे मारना चाहता है। ये सुनकर निवान हड़बड़ी के साथ दौड़ते हुए अपनी शॉप से निकल पड़ता है। उधर आहाना के पास भूतिया एसी के प्रकोप से बचकर बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं बचा था और अचानक एसी के अंदर से आ रही धधकती हवा बर्फ की तेज गति से पूरे रूम को एकदम ठंडा कर देती है। आहाना का शरीर एकदम ठंडा पड़ने लगता है और सर्दी के कारण उसका शरीर नीला पड़ने लगता है और वो कांपते हुए कहती है, बचाओ मुझे, एसी में कोई है। आहाना की आंखें बंद होने वाली होती हैं कि अचानक से उसे घर के मेन डोर से किसी के अंदर आने की आहट सुनाई देती है जो कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, आहाना, ओपन द डोर। निवान, सेव मी। निवान, मेरा दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही है, बचाओ। कोई भी और रास्ता न सूझने पर निवान कमरे के दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाता है और आहाना की बुरी अवस्था देखकर चीखते हुए कहता है, ओह नो, आहाना, ओपन योर आईज। इसका पूरा शरीर तो एसी की फुल स्पीड की वजह से एकदम ठंडा हो गया है। फिर निवान आहाना को बेड पर लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके सुला देता है और एसी का रिमोट उठाकर एसी को बंद कर देता है। तकरीबन 2 घंटे बाद आहाना को होश आता है तो वो निवान के गले लगकर कहती है, निवान, इस एसी को डिस्ट्रॉय कर दो। मुझे ये एसी इस घर में किसी कोने में भी नहीं चाहिए। आहाना, हुआ क्या है? इस एसी में कोई है, मेरा यकीन करो। कोई नहीं है एसी में, ये सब सिर्फ तुम्हारे मन का वहम है। जब से ये एसी यहाँ आया है तब से अजीबोगरीब घटना हो रही है।
हमें ये एसी यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। कल इसके अंदर से आधी रात में धुआं निकलने लगा और आज एसी की रफ्तार धधकती ज्वालामुखी की भट्टी की जैसे हो गई थी और अगले ही पल एसी का तापमान 0 डिग्री जितना ठंडा हो गया था। अगर तुम वक्त रहते आज नहीं आते तो ये भूतिया एसी मेरी जान ले लेता। आहाना, अक्सर इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाली चीजों में खराबी आ जाती है। हो सकता है एसी खराब हो गया हो। इस एसी में कोई है, यकीन मानो, कोई अदृश्य शक्ति जो एसी के द्वारा हड़कंप मचा रही है। अगर सचमुच एसी में कोई है तो आज पता लग जाएगा। मैंने एसी की सर्विसिंग के लिए सर्विस वाले को बुलाया है। रात के 8 बजे 2 युवक उनके घर आकर कहते हैं, सॉरी सर, हमें आने में जरा सी देरी हो गई। ओके, इट्स फाइन, प्लीज चेक दिस एसी। रेहान सीढ़ी की मदद से एसी को अच्छी तरह चेक करके कहता है, इस एसी में कोई दिक्कत नहीं। सुन लिया आना? आप एक बार और चेक करिए। मैम वो अच्छे से ही चेक करके कह रहा है, 10 साल का तजुर्बा है, वो जो कहता है वो सही होता है। रिलैक्स यार, एक बार और कर लेता हूँ, कोई नहीं। रेहान जैसे ही एसी को फिर से छूता है, उसे एसी से झन्नाटेदार करंट लगता है और एसी के अंदर से एक खौफनाक आवाज उसके कानों में गूंजती है, रेहान, रेहान। आवाज सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और चेहरा पसीने से भर जाता है। फिर राज कहता है, क्या हुआ रेहान, तू डरा हुआ क्यों लग रहा है? एसी में कोई है, किसी ने अंदर से मेरा नाम पुकारा। इसके आगे रेहान कुछ कहता कि अचानक एसी के अंदर से 2 हाथ बाहर निकलकर उसे अंदर खींच लेते हैं और एक डरावनी हंसी की गूंज कमरे के चारों तरफ फैल जाती है। मरोगे, तुम सब मरोगे। ये कैसी भूतिया एसी है जो लोगों को निकलती है? राज अपनी जान बचाकर भाग निकलता है और अचानक बिजली कट जाती है। फिर एसी अपने आप चलने लगता है। फिर निवान कहता है, ये एसी बिना बिजली के कैसे चल रहा है? तुमने सच कहा था, एसी में कोई है। कौन है इस एसी में जो हमें मारना चाहता है? उसके कहते ही एसी के अंदर से एक खौफनाक चुड़ैल बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी होकर हंसते हुए कहती है, पहचाना मुझे? इतनी जल्दी भूल भी कैसे सकते हो? तुम वापस नहीं आ सकती। हमने तो तुम्हें मार डाला था और मैं लौट आई हूँ और अब तुम मरोगे। नहीं, ऐसा मत करो अनु। निवान, हमें वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। अनु की शादी निवान से हुई थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी काफी खुशहाल गुजर रही थी। दोनों के बीच काफी बेशुमार प्यार था। एक दिन अनु की छोटी बहन आहाना उसके घर आई और अनु से कहने लगी, निवान, देखो तो जरा दरवाजे पर कौन है? वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसके सामने आहाना होती है जो कहती है, हेलो जीजू। अरे साली साहिबा, आप आइए आइए। तीनों बैठकर काफी देर तक बातें करते हैं। तभी अनु कहती है, आहाना, क्या सोचा है शादी का? शादी तो मैं आज ही कर लूं, बस मुझे जीजू जैसा स्मार्ट डैशिंग लड़का चाहिए। क्यों नहीं, वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है। ये सुनकर अनु गुस्से से तिलमिलाते हुए पैर पटक कर वहां से चली जाती है। वक्त बीतने के साथ आहाना और निवान के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। निवान के एसी की दुकान थी जहां अक्सर अब वो दोनों चोरी छिपे मिला करते थे। पर एक दिन वो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं और अनु बौखलाकर कहती है, शक तो मुझे पहले ही था कि तुम दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। क्यों री आहाना, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बहन की गृहस्थी उजाड़ते हुए? मेरा तुमसे मन भर गया है अनु, हमारे रास्ते से हट जाओ। हमें अपनी जिंदगी आहाना के साथ बिताना चाहता हूँ। तुमने मिलकर मुझे धोखा दिया। मैं तुम्हारी रंग रलियों के किस्से सबको चीख चीख कर बताऊंगी। तू नहीं मानेगी, आज इस एसी की दुकान में ही तेरा काम तमाम कर देते हैं। दोनों अनु को मौत के घाट उतारकर उसे एसी की दुकान की जमीन में गाड़ देते हैं और अनु चुड़ैल बन जाती है। और जब तुम इस एसी को यहाँ ला रहे थे तो मेरी आत्मा इसमें घुसकर यहाँ बदले की आग में चली आई। अब तुम मरोगे। इसके बाद चुड़ैल एसी के अंदर घुसकर अपने दोनों हाथ बाहर निकालकर उन्हें अंदर खींचकर खत्म करते हुए अपना बदला पूरा करके हमेशा के लिए एसी से मुक्त हो जाती है। रात के समय गांव के अंदर एक बहुत ही भयानक चुड़ैल जंगल के गांव की तरफ आ रही होती है, जिसके भेजे में कुल्हाड़ी लगी होती है। कहाँ गए गांव के सभी लोग? मुझे भूख लगी है, बहुत जोरों से भूख लगी है। अरे जब तक किसी का भेजा नहीं खाऊंगी तब तक मेरे भेजे में भेजा नहीं आएगा। तभी वहाँ एक लड़का साइकिल से गुजर रहा होता है, जिसे देखकर चुड़ैल कहती है,
सर्किट अपने गधे पर बैठकर कहाँ जा रहा है? जरा मेरे पास तो आ, मुझे तेरा गरम गरम भेजा खाना है। चुड़ैल को देखते ही वो लड़का अपनी साइकिल से नीचे गिर जाता है। चुड़ैल, हे भगवान, चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मोरी मैया, कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, ईता हमका मार देगी। कहाँ जा रहा है तू? मैं तेरा भेजा खाऊंगी और फिर अपना भेजा बढ़ाऊंगी। ये कहकर चुड़ैल अपने सिर से कुल्हाड़ी निकालती है और उस कुल्हाड़ी से उस लड़के का भेजा काटकर खा जाती है और कुल्हाड़ी को वापस अपने भेजे में लगाकर वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद अगले दिन सुबह जब गांव के सभी लोग उस लड़के की लाश को गांव में देखते हैं तो सभी लोग अचंभित रह जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। ये का हुई गवा भैया भीमा? अरे मन्ने के बेरा, आड़े भीड़ लाग रही थी तो मैंने सोचा कि देख लूं के हो रहे आए आड़े, लेकिन आड़े तो छोरा मरा पड़ा है। अरे बाजी, इतनी बुरी तरह कौन मार सकता है बेचारे नू? तुसी पुलिस नू फोन करो जी, ओही ये गलदा पता लगा सकते हैं जी। सही कहा है हैरी बेटा, हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। देखो जरा, किसी ने इसका सर फाड़ दिया है। गांव के सभी लोग मिलकर पुलिस में कंप्लेन करते हैं, जिसके बाद पुलिस वाले उस लड़के की लाश की छानबीन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन छानबीन के दौरान पुलिस वालों को कोई ठोस सबूत नहीं मिलता। सर, अब क्या बताएं, बॉडी के ऊपर एक भी फिंगरप्रिंट नहीं है और ना ही किसी कातिल ने अपना सबूत छोड़ा है। इस बात का पता लगाना बहुत मुश्किल है कि आखिर इस लड़के की मौत किसने की और क्यों की। लेकिन इसके सिर पर लगे घाव से ये पता चलता है कि किसी ने इसको कुल्हाड़ी से मारा है। मुजरिम चाहे कितना भी बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो, एक न एक दिन तो हाथ आता ही है, इसलिए तुम लोग सतर्क रहो। पुलिस गांव के चारों तरफ पहरा देती है, जिसके बाद धीरे धीरे रात हो जाती है और रात के समय जंगल से चुड़ैल अपना शिकार ढूंढने के लिए गांव में वापस आती है। भेजा फ्राई, आज मैं खाऊंगी भेजा फ्राई, मगर खाऊंगी कैसे? यहाँ तो गांव का एक भी व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, अब क्या करूं? तभी भयानक चुड़ैल जग्गू के घर जाती है और उसका दरवाजा बजाने लगती है। जैसे ही जग्गू को दरवाजा पीटने की आवाज सुनाई देती है, वो दरवाजा खोलने चला आता है, लेकिन दरवाजे पर चुड़ैल को देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। चुड़ैल, 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 अरे भैया कोई मुझे बचाओ इस चुड़ैल से, अरे भीमा भैया कहाँ गए? जग्गू के शोर मचाने से गांव के सभी लोग जग्गू के घर पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद चुड़ैल को देखकर गांव के सभी लोगों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन सभी जग्गू को बचाने के लिए चुड़ैल का सामना करने के लिए आ जाते हैं। अरे ओ चुड़ैल, पूरे धुर्राटे काट रही है, चली जा यहाँ से, ना तो उल्टे पैर तेरी गर्दन में बांध दूंगा, फिर करती रहियो। ले भैया ओम फो। हिम्मत है तो मुझे हाथ लगाकर दिखाओ। अगर तूने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की तो तेरा भेजा फ्राई बनाकर यही खा जाऊंगी। फिर देखती हूँ कैसे दर्राटे काटेगा। लो भैया कर लो बात, ये चुड़ैल सानू चैलेंज दे रही है। रुक जा भाई, इसका भेजा फ्राई तो मैं निकालूंगा अभी, फिर करेगी ये चुड़ैल कच्चा बादाम और कच्चा बादाम। भीमा एक मशाल जलाते हुए चुड़ैल के पास आने लगता है, लेकिन चुड़ैल आग से डरकर अपनी शक्तियों के द्वारा हवा में गायब हो जाती है और गायब होकर जंगल की एक गुफा में पहुंच जाती है। अरे ये गांव वाले तो मुझसे डर ही नहीं रहे हैं। अगर मैंने इनका भेजा नहीं खाया तो मेरे भेजे का भेजा फ्राई हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? तभी चुड़ैल को अपनी गुफा के बाहर एक हाथी की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद वो अपनी गुफा से बाहर आती है और हाथी को देखकर कहती है, भेजा फ्राई, आज मैं खाऊंगी भेजा फ्राई। गांव के लोगों का ना सही, इस हाथी का ही भेजा निकाल कर खा जाऊंगी। ये सोचकर चुड़ैल अपने सिर से कुल्हाड़ी निकालती है और हाथी के भेजे पर मार देती है, जिसके बाद वो हाथी का भेजा निकालकर बड़े शौक से खाने लगती है। वहीं गांव वाले समझ जाते हैं कि गांव के लोगों का भेजा निकालने वाला कोई मुजरिम नहीं बल्कि एक चुड़ैल है, जिसको गांव से भगाने के लिए गांव के सभी लोग अगले दिन सुबह एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं और उनसे कहते हैं,
वो बहुत ही भयानक चुड़ैल है। तांत्रिक जी मदद कीजिए, हमारे गांव को बचा लीजिए, नहीं तो वो भेजा खाने वाली चुड़ैल हमारे गांव का सर्वनाश कर देगी। तो बाबा जी तुझसे तो ज्ञानी हो, जे थोड़ी सी मदद हमारे गांव वालों की करोगे तो ऊपर वाला तनु ढेर सारा ज्ञान बख्शेगा। तुम गांव वालों चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उस भेजा खाने वाली चुड़ैल को तुम्हारे गांव से आजाद कर दूंगा, जिसके बाद तुम सब अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करना। बस रात होने का इंतजार करो, लेकिन याद रहे रात होते ही तुम में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने घर में जाकर सो जाते हैं और आधी रात के समय तांत्रिक बाबा गांव में पहुंचते हैं और चुड़ैल के आने से पहले एक विधि शुरू करते हैं। ओम नमो 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 नमः, चुड़ैल प्रकट हो। ओम नमो 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 नमः, चुड़ैल प्रकट हो। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल के सिर में लगी हुई कुल्हाड़ी को देखकर उससे पूछता है, मुझे लगता है कि तेरे साथ बहुत कुछ बुरा हुआ है। मुझे अपने बारे में सब कुछ सच सच बता। आखिर ये तेरे भेजे में कुल्हाड़ी किसने मारी है? तो जैसे पाखंडी नहीं, मेरे सर में ये कुल्हाड़ी मारी है। पूरी बात बता चुड़ैल, आखिर तेरे साथ क्या हुआ था और तू क्यों इन गांव वालों का भेजा खाती है? मैं गरीब परिवार से थी। गांव के लोग मुझे पागल पागल कहकर चिढ़ाया करते थे। मैं अपने परिवार को चलाने के लिए जंगलों से लकड़ी काटकर उन्हें बाजार में बेचा करती थी। इससे मेरे घर का खर्चा पानी निकल जाया करता था। एक दिन रात के समय बहुत जोरों से आंधी चल रही थी और मुझे घर के लिए देरी हो गई थी। मैं भीगी हुई जंगल के रास्ते अपने घर जा रही थी, लेकिन उसी समय जंगल के अंदर मुझे कुछ लकड़हारों ने घेर लिया था। उन्होंने मुझे बहुत चोट पहुंचाई। बचकर कहाँ जाएगी? तेरी वजह से हमारे जंगल की लकड़ियां कम हो रही हैं, जिसकी वजह से हम लोग लकड़ियां बेच नहीं पाते। हमारे हिस्से की भी तू खा रही है, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। उन सभी लकड़हारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था, उसे मारना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक लकड़हारे ने उसके भेजे में कुल्हाड़ी मार दी और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और आत्मा को भेजा खाने की तड़प होने लगी, जिसके बाद गांव के लोगों का उसने भेजा खाना शुरू कर दिया। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। लेकिन चुड़ैल, तू इन गांव वालों को बेवजह ही मार रही है, इनका कोई कसूर नहीं है। अब तो इन गांव वालों को छोड़ दे और यहाँ से हमेशा के लिए चली जा, वरना मुझे मजबूरन तेरी इस तड़प को हमेशा हमेशा के लिए मिटाना पड़ेगा। तू कौन होता है मुझे धमकी देने वाला? तेरी इन धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं जो चाहती हूँ वही करूँगी। तांत्रिक के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती, जिसके बाद तांत्रिक को न चाहते हुए भी चुड़ैल को गांव से भगाने के लिए मंत्रों के उपचार द्वारा चुड़ैल को कैद करना पड़ता है। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। तांत्रिक के मंत्रों के द्वारा चुड़ैल तांत्रिक की कांच की बोतल में प्रवेश कर जाती है, जिसके बाद तांत्रिक उस बोतल का ढक्कन लगाता है और उसे कैद करके अपने साथ ले जाता है और तांत्रिक के साथ साथ गांव के ऊपर से चुड़ैल का साया भी हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। चुड़ैल की अधूरी ख्वाहिश। गांव में चारों तरफ भगदड़ मची हुई थी। लोग इधर से उधर भाग रहे थे क्योंकि उनकी तरफ एक बहुत ही खतरनाक भयानक रूपी बड़े आकार की चुड़ैल आ रही थी, जिसके 4 हाथ थे, डरावनी आंखें, लंबे बाल। वो एक एक करके अपने पैरों से घरों और इंसानों को कुचल रही थी। तभी चिल्लाकर वो कहती है, मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, तुम गांव वालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मार डालूंगी एक एक को। ऐसा कहकर चुड़ैल लोगों को मारने के लिए और आतुर हो जाती है। तभी वो एक आदमी को अपनी मुट्ठी में दबा कर कहती है, तू तो मेरी मुट्ठी में आ गया रे, तू तो ऐसे ही मर जाएगा। मुझे तेरे लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अब क्या तुम लोगों का मैं इंतजार करूं कि तुम लोग दोबारा मेरा कुछ बिगाड़ दो? छोड़ूंगी नहीं किसी को भी, मार डालूंगी गांव वालों, तुम सब मरोगे। ये बोलते ही चुड़ैल उस आदमी को मार डालती है। अब चुड़ैल लोगों को और मारने लग गई, जिससे वो ज्यादा खतरनाक होकर मुंह से आग निकालकर लोगों की झोपड़ियों को जला रही थी। फिर वो अपने छोटे रूप में आ जाती है और एक बच्चे को मारने लगती है। तभी उस बच्चे की माँ कलावती आती है। छोड़ो छोड़ो मेरे बच्चे को, अरे मेरे बेटे को छोड़ दो। माँ, माँ, नहीं बचेगा, तेरा बच्चा नहीं बचेगा, मार डालूंगी उसे मैं। देखो मेरे बच्चे को छोड़ दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को बख्श दो। ठीक है, तो तू मरने के लिए तैयार हो जा। चुड़ैल कलावती को मार ही रही थी कि उसका पति विनय उसके आगे आकर कहता है, देखो चुड़ैल, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, कृपा करके मेरे बच्चे और बीवी को छोड़ दो। चाहे तो तुम मेरी जान ले लो, मेरा बच्चा कैसा रहेगा अपनी माँ के बिना, और मेरी बीवी कैसे रहेगी अपने बच्चे के बिना। इससे अच्छा होगा कि तुम मेरी जान ले लो। साला हलकट, मैंने क्या तेरे को फैमिली पैकेज का ऑप्शन दे रखा है? जो उसको नहीं मारूंगी तो इसको मारूंगी, इसको नहीं मारूंगी तो उसको मारूंगी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब सबको ही मार डालूंगी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। ऐसा कहकर वो उन तीनों को बेरहमी से मार डालती है और इस तरह वो पूरे गांव में अपना आतंक मचा कर रखती है। हर रात 1 बजते ही वो लोगों को मारने आ जाया करती थी और उनकी कटे पिटे लाश और खून में भीगी हड्डियों से अपने इष्ट असुर की पूजा करती थी। ऐसे ही आधी रात जंगल के बीच एक यज्ञ करते हुए अपने हाथ से लाल रंग को हवा में उड़ाकर कहती है, आओ आओ असुर देवता, मेरी पूजा को, इन लोगों की बलि को स्वीकार करो। चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसकी आराधना से असुर देवता आता है और कहता है, कालिका चुड़ैल, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न हूँ। सामने पड़े खून के कटोरे को पी जाओ, इससे तुम और भी ताकतवर हो जाओगी। कोई तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन याद रहे तुम्हारी एक कमजोरी भी है, और वो कमजोरी क्या है ये तुम्हें खुद पता लगाना होगा। पर असुर देवता, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी कमजोरी है? मरने से पहले तुम्हारे साथ जो हुआ था उसे याद करने की कोशिश करो और उससे दूर रहो, उसी में तुम्हारी कमजोरी मिलेगी तुम्हें। ये बोलते ही वो सूरज गायब हो जाता है और चुड़ैल खून का कटोरा पी जाती है। शक्तिशाली बनकर वो और लोगों को मारने लगती है। तभी वो एक आदमी को पकड़ लेती है जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी, और क्योंकि उस आदमी को मारते वक्त रुद्राक्ष माला टूटकर चुड़ैल के पाँव के नीचे आ जाती है, जिससे उसका पाँव जल जाता है और वो कहती है, ये कैसे हो गया? मेरा पाँव ऐसे किसी चीज से कैसे जल गया? चुड़ैल सब छोड़कर अपने जंगल में चली जाती है। तभी एक आदमी उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंच जाता है, जहां चुड़ैल कहती है, आय हाय, भला मेरे साथ ये कैसे हो गया? वो रुद्राक्ष की माला मेरे पैर में चुभी और मेरा पैर जल गया, ऐसा क्यों हुआ होगा? चुड़ैल के ऐसा कहते ही उसे याद आ जाता है और वो बोलती है, कहीं मेरी कमजोरी शिव मंदिर तो नहीं, क्योंकि उसी के आगे मेरी मृत्यु हुई थी। मुझे बच के रहना पड़ेगा। हाँ। चुड़ैल की कमजोरी का राज जानकर वो आदमी गांव में तांत्रिक को बुलाकर उस चुड़ैल को कब्जे में करवाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक उस पर भस्म डालकर कहता है, ओम भट स्वाहा। बताओ चुड़ैल, बता क्यों तू लोगों को मार रही है? इस तरह आखिर तुझे लोगों की जान लेकर क्या मिलेगा? बताओ। तुझे क्या लगता है तू मुझे इस तरह जंजीरों में मंत्रों से जकड़ लेगा तो मैं सब बता दूंगी? नहीं, मैं तुझे कुछ नहीं बताऊंगी। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक को बहुत गुस्सा आता है और वो चुड़ैल पर भस्म डालकर उसे बताने पर मजबूर कर देता है। तभी चुड़ैल बोलती है, मैं बताती हूँ, मैं सब बताती हूँ। कुछ साल पहले की बात है, मेरा काली शक्तियों में बहुत ज्यादा मोह था। उसी के चलते मैं काली शक्तियों को हासिल करके बेहद शक्तिशाली डायन बनना चाहती थी। उसी के लिए मैंने दिन रात काली शक्तियों का जाप किया।
उन विधियों में मैं मगन रहा करते थे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चै नमः। ओम शांति नमः। ओम काली नमः। ओम भट्ट स्वाहा। देखते ही देखते कालिका काली शक्तियों को हासिल कर लेती है। इसी दौरान वो अपने असुर देवता को बुलाकर कहती है, अशोक देवता, मुझसे प्रसन्न हो, मुझे डायन रूपी स्वीकार कीजिए, मेरी इच्छा को पूर्ण कीजिए, मैं काली शक्तियों की डायन बनना चाहती हूँ। इसके लिए तुम्हें मुझे प्रसन्न करना होगा। अपनी काली शक्तियों को और जागृत करो और उसके बाद अपने रक्त से भीगे हुए खंजर को मेरे चरणों में रखना। उसी के बाद तुम शक्तिशाली डायन बन पाओगे। ठीक है देवतासुर। ऐसा कहकर देवतासुर चला जाता है, जिसके बाद कालिका अपनी काली शक्तियों को और जागृत करती है। तभी ये करते हुए कोई औरत उसे देख लेती है और वो सरपंच को जाकर सब बता देती है। कालिका जैसे ही वो खंजर अपने रक्त से भिगोकर देवतासुर के चरणों में रखने वाली थी कि उससे पहले सरपंच उसे शिव मंदिर के सामने पेड़ से बंधवा देता है और कहता है, कालिका डायन, तू काली शक्ति को जागृत करके शक्तिशाली बनना चाहती है ना, ताकि तू इस गांव पर अपना राज कर सके। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांव वालों, इसे मार डालो। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। मुझे मेरी ख्वाहिश को पूरा करना है। मेरा मकसद यही है, मैं काली शक्तियों की डायन बनकर तुम गांव वालों को डस लूं। इससे पहले ये हमारे लिए खतरनाक साबित हो, इसे मार डालो। सरपंच की बात सुनकर गांव वालों ने मुझे जला दिया। मैं तड़प तड़प कर मर गई। उसके बाद मैं चुड़ैल बनी और चुड़ैल बनने के बाद मैंने अपनी अधूरी ख्वाहिश को पूरा किया और तुम गांव वालों की बड़ी बुरी तरीके से जान ली। किसी को नहीं छोड़ा, एक बच्चे और उसकी माँ बाप को भी मार डाला। चुड़ैल की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से में आता है और उस पर भस्म डालता है और कहता है, मूर्ख चुड़ैल, तूने बहुत मासूम बेगुनाह लोगों की जान ली। इसकी सजा तुझे भगवान शिव जी देंगे। अब तेरा मरने का अंतिम समय आ गया है। तांत्रिक उसे अपनी शक्तियों में जकड़कर उसे शिव मंदिर के सामने उसी पेड़ पर बांध देता है और भगवान शिव जी के त्रिशूल से उसकी जान लेता है। जिसके बाद वो चुड़ैल मर जाती है और गांव के लोग हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लेते हैं। उसके मरने के बाद सरपंच तांत्रिक से पूछता है, तांत्रिक बाबा, आपको कैसे पता कि इस चुड़ैल का अंत कैसे होगा? वो मेरी मदद जोगिंदर ने की है, क्योंकि उसने चुड़ैल का पीछा कर उसकी सारी बात सुन ली थी। उसे भी अपनी कमियों का जब ही पता चला था और तभी हमें भी पता चल गया कि उसकी मौत शिव जी के त्रिशूल, रुद्राक्ष या फिर उनके मंदिर के सामने ही हो सकती है। बस उसी बात को ध्यान में रखकर हमने इस खतरनाक चुड़ैल का अंत किया।